तो हमारा विषय तो है बाल विकास, लेकिन हम आप अध्ययन जो करते हैं वो अध्ययन करते हैं मनोविज्ञान का। और मनोविज्ञान में भी उसके साथ आपका एक शब्द जुड़ा होता है, शिक्षा मनोविज्ञान। तो शिक्षा मनोविज्ञान में यदि हम बात करें तो शिक्षा और मनोविज्ञान इन दोनों का आपस में बहुत ही गहरा संबंध है, या यूं कह दें कि ये दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू की तरह हैं। क्योंकि हम आप जिस प्रोफेशन में, जिस व्यवसाय या जिस जीवन के क्रम में आगे बढ़ रहे हैं, उस क्रम में इन दोनों का बिल्कुल एक सिक्के के दो पहलू की तरह उपयोग होता है। जैसे शिक्षा की यदि हम बात करते हैं तो शिक्षा के द्वारा हम क्या करते हैं, बच्चों के व्यवहार को परिवर्तित करते हैं, अर्थात व्यवहार परिवर्तन की बात करते हैं। और यह परिवर्तन कैसा, यह परिवर्तन परिमार्जन के क्रम में करते हैं, अर्थात हम उनके व्यवहार को क्या करते हैं, परिमार्जित करते हैं। और मनोविज्ञान क्या करता है, मनोविज्ञान जो है वो व्यवहार का अध्ययन करता है, अर्थात मनोविज्ञान के अंतर्गत हम व्यवहार का अध्ययन करते हैं और शिक्षा के द्वारा हम क्या करते हैं, बच्चों के व्यवहार को परिमार्जित करते हैं। तो मुख्य उद्देश्य हमारा क्या है, बच्चों के व्यवहार को परिमार्जित करना है। और यदि हम परिमार्जित करेंगे तो किसी भी चीज को परिमार्जित करना हो या किसी भी चीज को अपग्रेड करना हो, मैं बच्चे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी एक छोटी सी वस्तु की बात कर रहा हूं। यदि किसी एक छोटी सी वस्तु को भी हमको अपग्रेड करना है, परिमार्जित करना है, तो पहले हमें उस वस्तु के सभी विशेषताओं को, उसकी सभी गुणों आदि को क्या करना होता है, इन सबको समझना होता है। तब उन विशिष्टताओं और उन गुणों के आधार पर हम क्या करते हैं, उस वस्तु के अपग्रेड कर देते हैं, तो उसका परिमार्जन कर देते हैं। तो वही काम यहां पर करना है कि हम मनोविज्ञान क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि हमें बच्चे के व्यवहार को जानना है। जैसे पेडागाजी में पेडागाजी पूरा आपका इसी पर बेस है कि उसमें हम क्या करते हैं कि हम बच्चे का व्यवहार, सामने वाले बच्चे की ग्रेस्पिंग कैपेबिलिटी क्या है, सामने वाले बच्चे का लर्निंग लेवल क्या है, सामने वाले बच्चे का इंटरेस्ट है या उसका विकास का क्रम क्या है, उसकी विकास की स्थिति क्या है, उसका मानसिक स्तर क्या है, काल्पनिक स्तर उसका क्या है, या उसकी कल्पनाशीलता आदि, यानी इन सब का हम अध्ययन करके उनका उपयोग हम किधर करते हैं, हम करते हैं बच्चे के व्यवहार को परिमार्जित। तो अर्थात यदि हम शिक्षा मनोविज्ञान की बात करें तो शिक्षा मनोविज्ञान जो हम लोग बाल मनोविज्ञान या बाल विकास के अंतर्गत पढ़ते हैं, तो शिक्षा मनोविज्ञान करता क्या है, इसका जो भाव निकलता है कि व्यवहार परिमार्जन हेतु, व्यवहार परिमार्जन हेतु व्यवहार का अध्ययन। तो ये बाल विकास के क्रम में, अच्छा ये तो मनोविज्ञान शिक्षा की बात हुई। अब हम बात करते हैं बाल विकास या बाल मनोविज्ञान, ये दो शब्द हमको मिलते हैं। तो यदि हम बालक की बात करते हैं मनोविज्ञान, तो यहां जब हम अवस्थाओं की बात करते हैं तो हम बच्चे का अध्ययन कहां करते हैं, किन बच्चों के अध्ययन की बात करते हैं, जन्म से लेकर 18 वर्ष। और जन्म से 18 वर्ष में जो 3 अवस्थाएं आपकी आती हैं, एक आपकी आएगी शैशवावस्था, दूसरी आपकी आएगी बाल्यावस्था और तीसरी आपकी आती है किशोरावस्था। शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था जन्म से 18 वर्ष के कालक्रम को बांटा जाता है। और इस क्रम को ही हम किस श्रेणी में रखते हैं, बालक। इसमें पहले शिशु कहा जाएगा, फिर उसके बाद उसे बालक कहा जाएगा, फिर किशोर कहा जाएगा। तो ये बालक की श्रेणी, इसीलिए इन अध्ययनों को हम बाल मनोविज्ञान के क्रम में लेके चलते हैं। और क्योंकि इन्हीं के विकास के क्रम को हमको पढ़ना है, तो हमारा विषय आता है बाल विकास।
तो अब यहां जब बालक की बात आई है तो मनोविज्ञान का शिक्षण में जो मनोविज्ञान के विभिन्न संप्रत्यय या मनोविज्ञान की साथ साथ शिक्षण की विभिन्न विधियों का हम अध्ययन करते हैं, तो एक बहुत छोटा सा रूप मैं आपके सामने रखता हूं। प्रारंभ में बच्चा जब विद्यालय आता है तो वो हमेशा रोते हुए आता है। हमें क्या ऐसा करना है कि बच्चा हमारे पास आए तो रोए ना, बल्कि हमारे पास आए तो वो और प्रसन्न हो जाए और प्रफुल्लित हो जाए, या यूं कह दें कि वो उत्साहित हो जाए। और एक आप जानते हैं प्रथम शिक्षक किसे कहा गया है? फर्स्ट टीचर। प्रथम शिक्षक कहा गया है मां को। प्रथम शिक्षक किसे कहा गया है? मां को। और विज्ञान या विभिन्न अनुसंधानों, विभिन्न आविष्कारों में हम आप बात करते हैं कि हम कहते हैं कि किसके आधार पर, यानी जो इन्वेंटर होता है उसी का अनुपालन हम करते हैं। तो जो हमारा प्रथम शिक्षक मां है, वही काम क्या करे? शिक्षक अपने पास आए हुए बच्चे के साथ व्यवहार करे। क्योंकि ये क्या है? ये नवजात शिशु, जो नवजात शिशु है मां के साथ है, और विद्यालयी जीवन या यूं कहते हैं कि शैक्षिक जीवन में नवजात की भूमिका निभाता है वो बालक जो शिक्षक के साथ रहता है। तो मां सबसे पहली चीज वो बच्चे का ध्यान रखती है, अर्थात मां बच्चे का केयर करती है। ध्यान के साथ साथ उसके हर कार्य में मां सहयोग करती है। मां क्या करती है? मां बच्चे के हर कार्य में सहयोग करती है, अर्थात बच्चे को हेल्प करती है। और यह कार्य वो अब से नहीं बल्कि बिल्कुल प्रारंभिक स्तर से करती है, अर्थात वो बिल्कुल इनिशियल स्टेज से करती है। किस तरह से करती है? प्यार पूर्वक, प्यार के साथ। मां डांटेगी भी तो भी उसकी डांट में उसकी प्यार छिपी होती है। तो वो किसके साथ करती है? प्यार पूर्वक करती है। और ये चारों चीज किस लिए करती है? बच्चे के विकास के लिए, अर्थात बच्चे के डेवलपमेंट के लिए। तो अब आप इसी का पहला लेटर ले लीजिए। जो 5 काम मां कर रही है, बच्चे का केयर कर रही है, उसका हेल्प कर रही है, और इनिशियल स्टेज से कर रही है, प्यार पूर्वक कर रही है, डेवलपमेंट के साथ कर रही है, या डेवलपमेंट के लिए कर रही है। हमने हर एक का पहला लेटर निकाल लिया तो हमको क्या मिल गया? CHILD, अर्थात हमको मिल क्या गया? जो बालक, CHILD हमको मिल गया। तो एक शिक्षक को करना क्या चाहिए? अर्थात वह बच्चे का हर समय ध्यान रखे, बच्चे को सहयोग करे, उसकी मदद करे, हेल्प इनिशियल, और प्यार पूर्वक करे। तो स्वाभाविक है कि बच्चे का विकास होना अवश्यंभावी है। तो इस तरह से जब हम बात करते हैं तो जो हम आप मनोविज्ञान की बात करते हैं, अभी मनोविज्ञान में जब हम बात करेंगे उसकी ब्रीफिंग करते हैं, तो मनोविज्ञान की ब्रीफिंग में हम बात करेंगे कि ये जो हमारा बाल विकास के क्रम में हमने बच्चे का एक एब्रिविएशन दिया, तो यदि हम इसकी बात करते हैं तो इस क्रम में जब हम चलते हैं तो स्वाभाविक है कि जो बच्चा हमारे पास आएगा हमें उसकी रुचि को जानना होगा, हमें उसकी जिज्ञासा को जानना होगा, उसकी अभिवृत्ति एटीट्यूड और उसके एप्टीट्यूड को जानना होगा, उसकी इमेजिनेशन एबिलिटी को जानना होगा, या यूं कहते हैं कि मनोविज्ञान के जितने भी संक्रियाएं हैं, जितने भी परिप्रेक्ष्य हैं या जितने भी पक्ष हैं, हमको उन सब को जानना है। तब हम सामने वाले बच्चे के साथ बहुत ही सहज रूप में पेश कर सकते हैं या उसके साथ व्यवहार कर सकते हैं। और जब हम बच्चे को समझ जाएंगे और बच्चा हमको समझ जाएगा तो हमको आदान प्रदान करने में जो सुविधा होगी उसको बताने की आवश्यकता नहीं। घर में आप एक बच्चा हो
आप उसकी मन स्थिति को जान लीजिए, उसकी रुचि को जान लीजिए, उसकी जिज्ञासा को जान लीजिए। हम कहते हैं कि बच्चा आपके कहने पर वो अपने माँ बाप के कहने को भी मना कर देगा। तो दोस्तों, ये तो हमने एक ब्रीफिंग किया कि मनोविज्ञान को हम लोग पढ़ते क्यों हैं। अब हम बात करते हैं मनोविज्ञान खंड के अंदर हम किस क्रम को लेकर चलेंगे। जो मनोविज्ञान का क्रम हम यहाँ अपने जो भी जब तक आपका लॉकडाउन का सिस्टम चल रहा है, हमारा पूरा प्रयास है कि इस दौरान हम मनोविज्ञान का संपूर्ण खंड समाप्त कर दें आपका, और साथ साथ आपके शिक्षण निगम से चल रहा हूं तो एक आग्रह है कि जो मैं खंड बता रहा हूं उसी क्रम में आप जरा सा उसको पढ़े रहेंगे तो यहां समझने में बहुत सहजता होगी। सबसे पहले हम बात करेंगे जब मनोविज्ञान की, तो उसमें सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे किसकी? वृद्धि और विकास। वृद्धि और विकास, तो वृद्धि और विकास को पढ़ेंगे, फिर हम उसकी अवस्थाओं को पढ़ेंगे, विकास की अवस्थाओं को पढ़ेंगे। अवस्थाओं के बाद फिर हम उसके विभिन्न पक्ष की ओर चलेंगे। पक्ष में जैसे हम बात करेंगे कि बच्चे का शारीरिक विकास, बच्चे का सामाजिक विकास, बच्चे का संवेगात्मक विकास और बच्चे का मानसिक विकास। ये विकास के, वृद्धि और विकास के खंड में पहले हम इतना लेके चलेंगे, फिर हम विभिन्न संपत्तियों की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आज की क्लास में हम आपको वृद्धि और विकास का खंड प्रारंभ करते हैं। दो शब्द आपको मिलता है, वृद्धि एवं विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यदि देखा जाए तो वृद्धि और विकास सामान्य रूप में व्यक्ति एक समान अर्थ में प्रयोग कर लेता है, लेकिन मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से यदि हम बात करते हैं तो दोनों में पर्याप्त अंतर होता है। इन दोनों में जो पर्याप्त अंतर होता है तो यहां हम बहुत ब्रीफ में आपको बता रहे हैं। जैसे वृद्धि है तो वृद्धि को हम किस रूप में जानते हैं? वृद्धि को हम कोशीय वृद्धि के संबंध में लेते हैं, या जिसे हम कहते हैं सेलुलर मल्टीप्लिकेशन। तो जो सेल्स का ग्रोथ होता है, कोशिकाओं की वृद्धि होती है, उसे हम वृद्धि के अंतर्गत यानी कोशीय वृद्धि की प्रक्रिया के लिए जो हम प्रयोग करते हैं वो वृद्धि के अंतर्गत आता है। और मनोवैज्ञानिक फ्रैंक ने तो कोशीय वृद्धि को ही वृद्धि के अंतर्गत रखा। उन्होंने अपना विचार यानी कोशीय वृद्धि के अर्थ में ही वृद्धि के को प्रयोग किया, जिसे सेलुलर मल्टीप्लिकेशन के अंतर्गत रखा गया। और यही जब हम विकास की बात करते हैं तो इस वृद्धि की जो बात होती है, वृद्धि क्या होता है? यह गर्भाधान से लेकर शैशवावस्था, शैशवा से बाल्या किशोरा होते हुए प्रौढ़ावस्था की ओर ये हमारा वृद्धि का क्रम चलता है। और जो स्वाभाविक विकास होता है, जो नेचुरल डेवलपमेंट की बात हम करते हैं, स्वाभाविक तौर पर वो वृद्धि के अंतर्गत जाता है। और वृद्धि में एक शब्द हम और कह सकते हैं कि वृद्धि सीधे देखा जा सकता है, तुलना की जा सकती है, लेकिन जब हम विकास की बात करते हैं तो वृद्धि के परिणाम स्वरूप यानी वृद्धि के परिणाम स्वरूप क्या होता है? आंगिक परिवर्तन। उसकी लंबाई में, उसकी मात्रा में, उसके भार में जो परिवर्तन होगा वह किसमें जाता है? वह वृद्धि में जाता है। तो जो आंगिक परिवर्तन हुए या शारीरिक अंगों में जो परिवर्तन हुआ, ये आंगिक परिवर्तन का जो संगठित रूप कार्यक्षमता की
वृद्धि करता है। आंगिक परिवर्तन क्या करता है? जो संगठित रूप में या श्रृंखला बद्ध रूप में क्या करता है? उस व्यक्ति की या बालक की कार्य क्षमता को प्रदर्शित करता है या परिलक्षित करता है। वह कार्य क्षमता जो है वो किसको प्रदर्शित करती है? वो विकास को परिलक्षित करती है। तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि वृद्धि के फलस्वरूप शारीरिक अंगों में परिवर्तनों की संगठित कार्य क्षमता बढ़ोतरी की प्रक्रिया को विकास करते हैं। और यह विकास क्या होता है? वृद्धि के सापेक्ष अधिक व्यापक और एकीकृत होता है। अधिक व्यापक और एकीकृत होता है। तो ये तो एक सामान्य हमने आपको अंतर बताया कि वृद्धि क्या है और विकास क्या है। तो यहां वृद्धि और विकास की जब हम बात करते हैं तो अब हम विकास की परिभाषा पे आते हैं। तो विकास की परिभाषा में एक परिभाषा सबसे महत्वपूर्ण है, वह है हरलॉक की परिभाषा। और हरलॉक की परिभाषा क्या है कि वृद्धि और विकास के संबंध में उन्होंने पहली लाइन में ही दिया है कि विकास वृद्धि तक ही सीमित नहीं है। विकास क्या है? अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, वरन के बाद क्या हम कर सकते हैं? प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित होता है। वृद्धि तक ही सीमित नहीं, वरन प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित होता है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन योग्यताएं और नवीन विशिष्टताएं परिलक्षित होती हैं। तो हरलॉक की यह परिभाषा है किसकी? विकास की। तो अगर इस परिभाषा को हम समझें तो हरलॉक की इस परिभाषा को देखें तो जो उन्होंने बताया कि विकास है क्या? सबसे पहले इन्होंने कहा कि विकास अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं। तो इसका अर्थ क्या हुआ? विकास का प्रारंभ कहां से हुआ? विकास का प्रारंभ वृद्धि के साथ। विकास का प्रारंभ कहां हुआ? वृद्धि के साथ। लेकिन वृद्धि तक ही सीमित नहीं, वरन प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर, अर्थात विकास का अपना एक लक्ष्य है। कौन सा लक्ष्य है? प्रौढ़ावस्था की ओर, ये उसका लक्ष्य है। परिवर्तनों का ये परिवर्तन कैसा है? ये लक्ष्य कैसा है? परिवर्तनशील है, यानी परिवर्तन के साथ है। परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम, और ये परिवर्तन के साथ साथ ये क्या कहता है? ये क्रमिक है, यानी क्रमिकता को लिए हुए है। और कोई भी परिवर्तन क्रमिक होगा तो स्वाभाविक है कि वो क्या होगा? वो प्रगतिशील होगा। तो ये हरलॉक की परिभाषा कि विकास अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं, अर्थात वृद्धि के साथ प्रारंभ होकर प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम। और यदि ये चीजें हुई तो स्वाभाविक है कि इसके आधार पर उसमें क्या होगी? दो चीजें आएंगी। वो दो चीजें क्या हैं? इसका परिणाम जो निकलेगा, इसके आधार पर कोई भी इस तरह का लक्ष्य हम प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो जो परिणाम मिलता है उसके आधार पर उस बालक में या व्यक्ति में सबसे पहली चीज क्या होगा? एक नवीन योग्यता और दूसरा नवीन विशेषता, ये परिलक्षित होगी या प्रकट होगी। तो ये तो हरलॉक की परिभाषा। हरलॉक की परिभाषा आपका हो गया कि विकास की स्थिति तब। और परीक्षाओं में देखा जाए तो कई बार भी परीक्षाओं में टेट से सी-टेट तक ये लाइन को पूछा गया कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन योग्यता और नवीन विशेषता प्रकट होती है, किसके अनुसार?
तो वो हरलॉक की परिभाषा का अंश है। तो इसके बाद अगर हरलॉक की परिभाषा हम देखते हैं तो यहां एक तथ्य विकास का जानना और आवश्यक हो जाता है कि जो विकास है, तो एक प्रक्रिया तो आपने देख लिया कि इसमें वृद्धि समाहित है, अर्थात वृद्धि के साथ विकास चलता है। लेकिन यहां अगर हम गौर करते हैं तो वृद्धि के साथ साथ इसमें एक प्रक्रिया और चलती है, यानी विकास के अंतर्गत दो परस्पर विरोधी प्रक्रियाएं समाहित हैं। विकास के अंतर्गत दो विरोधी प्रक्रियाएं समाहित हैं जो निरंतर, जो क्या है, निरंतर चलती रहती हैं। और दो विशेष प्रक्रियाएं जो हैं वो कौन सी हैं? एक तो आपने पढ़ा वृद्धि और दूसरी प्रक्रिया है आपकी क्षय। वृद्धि जिसे आप कहते हैं ग्रोथ और क्षय यानी आपका एट्रोफी। ये दोनों प्रक्रियाएं गतिमान होती हैं, एक साथ ये चलती रहती हैं। वृद्धि प्रारंभ में अत्यंत तीव्र होती है, क्षय एकदम न्यून होता है। एक अवस्था ऐसी आती है कि ये दोनों क्या होते हैं? पैरेलल हो जाते हैं, समान हो जाते हैं। और अंत में एक स्थिति ऐसी आती है कि क्षय अधिकाधिक हो जाता है और वृद्धि न्यून हो जाती है। इसका यदि हम एग्जाम्पल दें तो जो नवजात शिशु है उसमें वृद्धि की प्रक्रिया निरंतर अधिक होती है और क्षय बिल्कुल न्यून या गौण प्रतीत होता है। वहां पर वृद्धि ही परिलक्षित होता है। लेकिन जैसे ही हम युवावस्था में आते हैं तो न तो हमें वृद्धि दिखाई देती है और न क्षय। कभी कभी 8 साल 5 साल के बाद हम आप मिलते हैं तो कहते हैं कि अमुक व्यक्ति के लिए कि आप तो जैसे थे वैसे ही हैं, आप में कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ। तो ये उसी को परिलक्षित करता है कि वहां पर वृद्धि और क्षय क्या है, वो बिल्कुल पैरेलल हो गए। और जब हम 50, 45 और 50 के आगे के क्रम में बढ़ते हैं, जैसे जिस स्थिति में इस समय हम लोग हैं, अब आगे बढ़ेंगे तो हम लोगों में ये क्षय की मात्रा बढ़ेगी। चेहरों पे झुर्रियों का पड़ना, मांसपेशियों या हमारे जो लिगामेंट्स हैं मसल्स के, उनका ब्रेक करना, हड्डियों का कमजोर होना, दांतों का गिरना आदि आदि, तो ये क्षय को परिलक्षित कर रहा है। और वृद्धि ऐसा नहीं है कि वृद्धि नहीं हो रही, वृद्धि हो रही है, लेकिन क्षय के अनुपात में बिल्कुल गौण है। तो इस तरह कभी कभी इन चीजों को लोग छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। लेकिन यहां ये ध्यान में रखना है कि विकास के अंतर्गत दो परस्पर विरोधी प्रक्रियाएं समाहित होती हैं जो निरंतर चलती रहती हैं, और वो दो प्रक्रियाएं वृद्धि और क्षय हैं। तो वृद्धि और क्षय के अंतर्गत हमने आपको उदाहरण के साथ समझाया कि ये दोनों कैसे चलती हैं। प्रारंभ में वृद्धि तीव्र होती है, अधिकाधिक होती है, क्षय न्यून होता है या गौण होता है। युवावस्था में दोनों पैरेलल, और जब हम वृद्धावस्था की ओर बढ़ते हैं तो क्षय अधिकाधिक होता है और वृद्धि न्यून हो जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और कल के खंड में हम आएंगे तो कल इसी खंड चैप्टर में जैसे विकास के परिणाम स्वरूप होने वाले परिवर्तन, विकास के आधार और कारक की बात करेंगे और विकास के सामान्य सिद्धांत की बात करेंगे। धन्यवाद।